हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि CSIR नेट जून 2024 वाला जो एग्ज़ाम है, जो कि 27 जुलाई 2024 को हुआ है, ये एग्ज़ाम कैसा रहा, पेपर का लेवल कैसा रहा, यहाँ पर मैं पार्ट बी और पार्ट सी दोनों के बारे में डिस्कशन करूंगा। और इनमें जो दोनों पार्ट में भी जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल है, इनमें कौन सा पार्ट टफ आया था, कौन सा पार्ट ईजी आया था, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करूँगा। मैं आपको थोड़ी सी बात यहाँ पर बता दूँ, यहाँ इस बार NTA को भी इस बार मतलब एक बार के लिए थैंक यू बोलना चाहिए। हालांकि इन्होंने एग्ज़ाम लेट करा दिया 1 महीने, लेकिन फिर भी NTA ने इस बार जो कैंडिडेट्स ने बताया था कि NTA ने जो सिक्योरिटी थी एग्ज़ाम सेंटर्स पर वो काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, उसके अलावा जो ऑनलाइन सिस्टम था, जो NTA का जो ऑनलाइन सिस्टम था एग्जाम का, वो भी काफ़ी अच्छा था। उसके अलावा यहाँ पर मतलब जो कैलकुलेटर है, वो कैलकुलेटर बहुत इजीली काम कर रहा था। उसमें कोई मतलब एक भी कैंडिडेट के साथ ये इशू नहीं आया कि मतलब उनका कंप्यूटर बंद हो गया हो या एग्जाम वो नहीं दे पाए हो या कोई इशू हो गया। जबकि अपन ऑनलाइन एग्जाम में हर बार देखते हैं, चाहे गेट का एग्जाम हो चाहे नेट का एग्जाम हो, किसी न किसी कैंडिडेट के साथ कोई ना कोई इशू तो आता ही है। इस बार मतलब ऐसा कोई अभी तक केस आया नहीं, बिल्कुल भी ना किसी के साथ हुआ, और बहुत स्मूथली काम कर रहा था। जो कैलकुलेटर है वो बिल्कुल भी हैंग नहीं हो रहे थे, सारे कंप्यूटर भी अच्छे थे वहाँ पर। तो ये थोड़ा अच्छा हुआ इस बार कि NTA ने जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो काफ़ी अच्छे लिए हैं। ठीक है, और उसके साथ ही वहाँ के जो सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा रहा। देखो, अब एग्ज़ाम रिव्यू की बात करते हैं अपन कि केमिस्ट्री में पार्ट बी और पार्ट सी में पेपर का लेवल किस तरीके से रहा। तो एक बार मैं सबसे पहले यहाँ पर डिस्कशन करूँगा पार्ट सी के बारे में। पार्ट सी की अगर अपन एक बार बात करें यहाँ पर, तो पार्ट सी में मैं आपको बताऊँ कि इस बार जो एग्ज़ाम टफ जो क्वेश्चन टफ रहे थे किसके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोस्तों इस बार जो थी वो बहुत गजब के लिए, ये बात कर रहा हूँ मैं किसकी, पार्ट सी की। पार्ट सी में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी वो थोड़ी सी यहाँ पर टफ रही थी। टफ वो इसलिए रही थी कि जनरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन इस टाइप से अगर पूछे भी जाते हैं तो बहुत कम पूछे जाते हैं। लेकिन इस बार जो पूछे गए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन, वो जनरली मेन ग्रुप केमिस्ट्री से पूछे गए हैं। किससे पूछे गए हैं? मेन ग्रुप केमिस्ट्री से। अब मेन ग्रुप केमिस्ट्री से 200 सवाल पूछेंगे और उनसे रिएक्शन पूछेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर पेपर टफ हो जाता है, क्योंकि मतलब CSIR नेट के जो पूछने का जो ट्रेंड है वो ऐसा जनरली होता नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनिक में भी अगर अपन देखें तो ऑर्गेनिक में भी इन्होंने जो पूछे गए हैं इस बार, अगर किसी ने केवल नेम रिएक्शन सीधी याद कर ली है या फिर कोई रिएक्शन को केवल ऊपर से देख कर गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा, तो उसके ऑर्गेनिक के क्वेश्चन भी इतने सही नहीं होंगे। जिस कैंडिडेट ने मैकेनिज्म को बहुत डिटेल में पढ़ा है हर एक रिएक्शन की, मतलब हर एक रिएक्शन की उसको मैकेनिज्म आती है, वो डिटेल में आती है और उस मैकेनिज्म का एनालिसिस भी आता है, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन पार्ट भी उसको आता है, तो वो इजीली इस मतलब ये नेट के एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी खेल गया वो। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मैं आप बता ही रहा हूँ कि मेन ग्रुप केमिस्ट्री जो है, मेन ग्रुप केमिस्ट्री ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आई थी। जैसे मैं आपको एक सिंपल से यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको दूं, यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था वो इसका ये वाला आया था। देखो दोस्तों कि ये GaCl3 वाला आपको पता होगा अच्छे से कि GaCl3 की रिएक्शन जो कराई थी इन्होंने MESI3H से कराई थी। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने बोला था A, और इसकी रिएक्शन इन्होंने करा दी किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से, इससे रिएक्शन करा दी थी और इससे बना था बी। अब ये जो रिएक्शंस हैं ये वाली, अभी देखो ये वाली जो रिएक्शंस होती हैं इस टाइप से, तो ये जनरली आपको याद हो या नहीं हो कोई पता नहीं होता। तो इस टाइप क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो ठीक है, अगर आपको एक्जैक्टली पता है तो आप इनको करो, नहीं तो आप इनको मत करो। जैसे यहाँ पर सिंपल सा था कि यहाँ पर क्या होगा, Ga और Ga दो जो हैं गैलियम गैलियम, इधर तो क्या रहेंगे, हाइड्रोजन रहेंगे यहाँ पर टर्मिनल पर, तो और ये जो दोनों Cl हैं ये बन जाएंगे एज ए ब्रिजिंग। तो ये दोनों क्या आ गए, ये बन गए ब्रिज। ठीक है, इसके अलावा जब इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से होगी तो ये Cl भी रिप्लेस हो जाएंगे और अल्टीमेटली बनेगा क्या, Ga, दो हाइड्रोजन ये वाले, दो हाइड्रोजन ये वाले, इधर भी हाइड्रोजन आ जाएंगे बाय द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, बिकॉज इट इज अ हाइड्रेट ट्रांसफर एजेंट। ठीक है, हाइड्रेट ट्रांसफर ये है रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पर ये बन जाएगा GaH6। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो इस टाइप के क्वेश्चन थे, इसके अलावा मैंने और भी देखे थे कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ जो कॉम्प्लेक्स है अपने, जो इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स हैं, वो वाले सवाल भी आए हुए थे। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस के बारे में पूछा गया था। इसके अलावा और देखें तो इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पे सवाल आए थे, बोरेन पर सवाल आए थे, बोरेन पर वैसे जनरली आते हैं सवाल। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर LMCT MLCT पर भी क्वेश्चन थे, LMCT पर भी बेस्ड सवाल था। इसके अलावा जो टर्म सिंबल है उस पर भी बेस्ड सवाल थे। एक आपने वो देखा होगा CrO3 वाला, कि CrO3 की रिएक्शन HCl के साथ कराई थी। इस तरीके से काफ़ी सारे सवाल ऐसे थे जो कि इस बार मतलब अलग थे, हटके। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पूछने का ट्रेंड है CSIR का, वो इस तरीके का नहीं था। इसलिए ये बोल सकते हैं कि इस बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी टफ आई थी। मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूं कि जो लोग ये सोच के जाते ना, देखो जैसे मेरा भी खुद का पहले ये ट्रेंड रहता था कि मैं क्या करता था, ऑर्गेनिक के भरोसे तो थोड़ा कम जाता था। मतलब ऑर्गेनिक को तो मैं मतलब ऐसा लगता था कि ऑर्गेनिक जल्दी धोखा दे देती है एंड मोमेंट पे। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक को आप ऑर्गेनिक की बेस पे तब जा सकते हो जब आपने पूरी ऑर्गेनिक पढ़ी हुई हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जस्ट ऐसे कैंडिडेट जो दो स्ट्रीम को प्रिपेयर करके लेके जाते हैं, जैसे मैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक के बेस पर जाता था मेनली, तो इस बार जो फिजिकल और इनऑर्गेनिक के बेस पर गए हैं उनके साथ भी दिक्कत हो गई, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसने इस बार एक तरीके से धोखा दे दिया।
वो मेन ग्रुप केमिस्ट्री से ऐसे सवाल पूछ लिए जो कि जनरली CSIR का इसका ट्रेंड्स नहीं है, ठीक है, ऐसे सवाल पूछ लिए इन्होंने। और अगर अपन और आगे देखें तो अगर मैं पार्ट सी की बात करता हूं तो ओवरऑल अगर इसमें जो यहाँ पर टफ रहे थे वो इनऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चन काफ़ी टफ रहे थे, उससे थोड़े से इजी किसके थे, ऑर्गेनिक के थे। फिजिकल, हाँ फिजिकल की बात करता हूँ तो फिजिकल इस बार काफ़ी इजी आई थी, इस बार फिजिकल ऐसी नहीं थी, ठीक है। फिजिकल इस बार पार्ट सी में मतलब इजीली पूछा गई थी। क्यों? हालांकि क्वेश्चन लेंदी थे, मैं आपको बताऊं, जो बच्चे बता रहे थे और जो क्वेश्चन बताए उन्होंने, क्वेश्चन जरूर लेंदी जरूर थे, लेकिन आपके पास कैलकुलेटर था तो आप इजीली इसको कर सकते थे। तो पार्ट सी में फिजिकल वाला जो पोर्शन था वो काफ़ी इजी था। जैसे वहाँ पर इसमें एक आइसोथर्मल जो प्रोसेस थी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, उसमें पूछा गया था कि वर्क के बारे में कि कौन सा वर्क ज़्यादा होगा, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, या फिर इसमें एक चीज़ और पूछी गई थी, ठीक है, हीट के बारे में। इसके अलावा रोटेशनल लेवल पे क्वेश्चन थे बियर लैम्बर्ट लॉ। अब बियर लैम्बर्ट लॉ जो है इसके बारे में सब जानते हैं दोस्तों, ठीक है, बियर लैम्बर्ट लॉ में वैल्यू रखनी होती है, इजीली आप उसको कर सकते थे। इसके अलावा मोलर कंडक्टिविटी दोस्तों, मोलर कंडक्टिविटी इस पर भी सवाल आया था। एक लिंडेमान मैकेनिज्म पर क्वेश्चन आया था, किस पर आया था, लिंडेमान, ये तो सबने देखा होगा, लिंडेमान मैकेनिज्म, इस पर सवाल आया था, जिसमें अपन जानते हैं अच्छे से कि लिंडेमान मैकेनिज्म एक्चुअली बोलता क्या है कि लो प्रेशर पर जो होती है रिएक्शन कैसी होती है, वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, और हाई प्रेशर पर वो जनरली हाई प्रेशर पर वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो ये अपन अच्छे से जानते हैं। तो ये चीज़ें जनरल थी जो कि हर बार पूछते हैं अपन। अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आपने सॉल्व किए हैं PYQs, तो भी आप इजीली इसको करेक्ट कर सकते थे। मतलब फिजिकल के क्वेश्चन को तो आराम से आप हैंडल कर सकते थे, ठीक है, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा टफ टास्क नहीं था इसमें। तो पार्ट सी की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो पार्ट सी में मेनली फिजिकल केमिस्ट्री जो थी वो काफ़ी ईजी आई थी, और यहाँ पर जो इनऑर्गेनिक है वो काफ़ी टफ थी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोस्तों यहाँ पर काफ़ी टफ थी, और ये तो क्या हो गई भैया, टफ, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री जो थी वो थोड़ी सी क्या गई थी, ईजी थी इधर। इस एग्जाम में एक चीज़ और बताऊं मैं आपको कि यहाँ पर इस बार स्पेक्ट्रोस्कोपी, दोस्तों स्पेक्ट्रोस्कोपी काफ़ी अच्छा रोल था, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी से जनरली अपन देख रहे हैं लास्ट एग्जाम्स में, पिछले 2 और 3 एग्जाम में अपन ने देखा है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से ज़्यादा सवाल नहीं आए हैं, ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर नहीं आए हैं, ठीक है। तो इस बार इन्होंने क्या करा है, CSIR ने स्पेक्ट्रोस्कोपी से बहुत सारे सवाल पूछे हैं। इवन इन्होंने H1 NMR से ही पूछा हुआ है, C13 NMR से पूछा था एक सवाल, ठीक है। इन्होंने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछा था, ESR से ही पूछा था, इन्होंने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछा था। इसका मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्होंने मोस्टली क्या कर ली, कवर कर ली, ठीक है। और ये पूरे जो क्वेश्चन थे स्पेक्ट्रो में भी जनरली जो थे, इसमें ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के खूब सारे सवाल थे, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो पोर्शन पिछले एग्जाम्स में नहीं पूछा जा रहा था, वो यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पोर्शन भी इन्होंने बढ़ा दिया है, ठीक है। फोटो केमिस्ट्री से कोई सवाल नहीं आया दोस्तों, इस बार फोटो केमिस्ट्री से कोई सवाल नहीं आया, आप देख लेना एक बार इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो थी, ये मैंने पार्ट सी के बारे में बताया आपको, क्लियर। और पार्ट सी में अगर अपन थोड़ा सा ऑर्गेनिक पर जाएं अपन, अगर मैं पार्ट सी में थोड़ा सा ऑर्गेनिक पर भी जाऊं, तो ऑर्गेनिक में भी ऐसा नहीं था, बहुत थोड़ा इजी था इसमें भी, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा टफ टास्क हो, ठीक है। जैसे कि आप अब एक क्वेश्चन थी, वो कौन सा क्वेश्चन था, एक ये, हाँ, एल्कीन पर MCVB की रिएक्शन कराई थी इन्होंने, तो यहाँ पर इपॉक्सीडेशन हो जाता है। और भी आगे था, पेरिसाइक्लिक के क्वेश्चन भी इतने ज़्यादा टफ नहीं थे अगर आपने थोड़ी बहुत पेरिसाइक्लिक पढ़ी है। ये पार्ट सी की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, पार्ट सी में पेरिसाइक्लिक के रिएक्शन भी इतने ज़्यादा टफ नहीं थे। एलिमिनेशन रिएक्शन पर बेस्ड जो सवाल थे वो थोड़े से अलग थे, वो थोड़े हटके थे, क्योंकि जो स्केलेटन दिया था इस बार, जो इन्होंने स्केलेटन दिया हुआ है, मतलब किसका, एलिमिनेशन रिएक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है, जहाँ पर बीटा हाइड्रोजन आपको निकालना होता है और आप एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हो, तो वो थोड़ा सा टफ टास्क था। उसमें अगर आपको केस स्टडी याद है या फिर आपने अच्छे से स्केलेटन को से आप घबराए नहीं हो, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही होता है, अगर आप स्केलेटन से घबराते नहीं हो तो आप इजीली रिएक्शन को डील कर सकते हो, क्योंकि आपको मेन जो रिएक्शन की साइट है, अब स्केलेटन में तो क्या होता है जनरली रिएक्टेंट में स्केलेटन खूब बड़ा देके जो कैंडिडेट है वो थोड़ा सा घबरा जाता है। तो होता क्या है यहाँ पर, आपको स्केलेटन को देख के घबराना नहीं होता, जो रिएक्शन की साइट है उस साइट को पहचानो एक बार। तो अगर आपने रिएक्शन की साइट को पहचान ली तो रिएक्शन होती रहेगी इजीली, फिर कोई दिक्कत नहीं रहती। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैंने इस पर बात करी पार्ट सी को लेकर, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर। अगर मैं पार्ट बी की बात करता हूँ दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ पार्ट बी की, तो पार्ट बी में भी अब मैं आपको बताऊँ, पार्ट बी में जो यहाँ पर पार्ट बी की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, पार्ट बी में इस बार जो टफ आई थी वो क्या आई थी, ऑर्गेनिक। जो चीज़ ये मान लो कि फिजिकल केमिस्ट्री तो लगभग इजी थी पार्ट सी में, ठीक है, और यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा टफ नहीं थी पार्ट बी में फिजिकल केमिस्ट्री। लेकिन पार्ट बी में मैं आपको बताऊँ
पार्ट बी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी टफ दे दी थी, क्योंकि यहाँ पर केवल वही स्टूडेंट खेल पाया है जिसने रिएक्शन की मैकेनिज्म जो है उसको बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ा हो और समझा हो। मतलब ऐसा नहीं है कि रिएक्शन देख के चल गया नेम रिएक्शन के भैया रिएक्टेंट ऐसा होता है और यहाँ पर अपन को ये साइट है और इस नेम रिएक्शन में अपन को ऐसा करना है कि ये साइट पर ये हटाना है और ये चिपका देना है, ठीक है। तो अगर कोई कैंडिडेट ऐसे देख के गया है इन चीज़ों को एंड मोमेंट पर तो थोड़ा सा उसको दिक्कत है, लेकिन जिसने रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ी है दोस्तों तो यहाँ पर CSIR नेट जून 2024 वाले एग्जाम में वो अच्छे से खेल गया, ठीक है। मैंने बात करी पार्ट बी की वाली, क्लियर। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो थे पार्ट बी में काफ़ी इजी थे। और बाकी आप भी बता देना कि आप खुद भी बताना, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे को कि आपके अकॉर्डिंग पार्ट बी और पार्ट सी में कौन सा सेक्शन आपको इजी लगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल दोनों में, ठीक है। पार्ट बी में भी और पार्ट सी में भी आप एक बार आप और बता देना रिव्यू, क्योंकि देखो मैं अगर चीज़ों को देखूंगा तो मेरा माइंडसेट अभी अलग होगा और जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका माइंडसेट अलग होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर वेरिएशन भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एज ए स्टूडेंट ही देखूँ। अगर मैं खुद CSIR नेट का एग्जाम दे रहा होता तो मैं किस तरीके से डील करता, मैं उस तरीके से देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी प्रॉपरली 100% तो अपन उस तरीके से नहीं देख पाते। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको पार्ट बी और पार्ट सी में कौन सा पोर्शन आपको टफ लगा और कौन सा पोर्शन आपको इजी लगा। दूसरा NTA ने इस बार काफ़ी अच्छा बताया था कि मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी अच्छे वहाँ पे इंजाम थे, और जो कैलकुलेटर था ऑनलाइन जो मोड है इसका वो इस बार भी अच्छा था काफ़ी, इस बार पहले की तरह नहीं था, ठीक है। इस बार नेट को लेकर कोई इशू आए नहीं। तो ये सारी बातें हैं मैं आपको बताऊँ। और नेक्स्ट जो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार क्या रहने वाली है। थोड़ा पेपर देखो, अगर ओवरऑल बात करूँ तो नेट का पेपर जो था इस बार थोड़ा टफ था। टफ टास्क होने की वजह से इस बार जनरल कैटेगरी की अगर मैं कट ऑफ बताऊँ आपको, बाकी तो आपने देख लेना नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उससे आप वेरी कर सकते हो। जनरल कैटेगरी की जो JRF की कट ऑफ है, JRF की कट ऑफ वो इस बार ऐसा लगता है 100 से ऊपर नहीं जाएगी, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप भी इस पर एक बार बता देना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने बन सकते हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। तो एक बार वो तो आप थोड़ा वो तो अंदाज़ा होता ही है, वैसे तो आप क्या बताओगे, लेकिन मेमोरी बस चीज़ें चलती हैं फिर भी। तो 100 मार्क्स जो हैं ये मान के चलो 100 मार्क्स अगर हैं आपके, तो जहाँ तक इस बार JRF क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो नेट की तो वैसे ही कम जाएगी, बाकी और कैटेगरी वाले यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसा तो कोई इशू आना नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इसके बारे में बता दिया आपको, दोनों पार्ट के बारे में, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताया कि इस बार थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया है इन्होंने कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्वेश्चन जो कम आते थे वो इस बार थोड़े ज़्यादा आए हैं, ठीक है। बस दिक्कत यहाँ पर ये हो गई कि जो 2 पोर्शन के को देख कर गए थे, जैसे मैं हमेशा फिजिकल और इनऑर्गेनिक के बेस पे जाता था, ठीक है। मैंने जितनी बार नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है तो मैंने फिजिकल और इनऑर्गेनिक के बेस पर किया है। ऑर्गेनिक अच्छी जरूर लगती थी, लेकिन ऑर्गेनिक ऐसा लगता था कि ऑर्गेनिक धोखा दे देगी, क्योंकि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन जो होते हैं अगर आप एक भी स्टेप आपको नहीं आती, जैसे बहुत बार होता है ना रिएक्टेंट है उससे बन रहा है A, फिर उसके बाद हाँ जी कुछ और दे दिया यहाँ पर उससे बन रहा है B, फिर कुछ और दे दिया यहाँ पर उससे बन रहा है C, फिर D, इस तरीके से अगर आपको एक भी स्टेप नहीं पता तो इसका मतलब आप गए, फिर आपको आगे वो वाला पूरा क्वेश्चन ही गया। अब देखो वो क्वेश्चन समय भी खा गया और क्वेश्चन सही भी नहीं हुआ। अब आपका मन करता है कि उसको अटेम्प्ट भी करें, तो आप तुक्के भी लगाते हो, और थोड़े से भी तुक्के लगे तो हो सकता है वो क्वेश्चन गलत जाए और वो नेगेटिव में और चला जाए। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा घेर के रखेगा, आपका माइंड सेट ही चेंज कर देगा कि अटेम्प्ट करें या नहीं करें। आप करोगे तो गलत भी हो जाएगा और आपका छोड़ने का ही मन नहीं करता। तो इस जगह पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मैंने आपको बताया इन चीज़ों के बारे में। तो इन चीज़ों का थोड़ा अब देखते हैं अपन क्या रहता है। बाकी आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। JRF की कट ऑफ जो है लगभग 100 के आसपास रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर और भी कोई अगर आपको डाउट वगैरह रहते हैं, ठीक है, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की जिन लोगों ने प्रिपरेशन करी है और जिन लोगों का नेट अभी इस बार होने के चांसेस हैं, तो ये भी अच्छा है क्योंकि जल्दी ही इंटरव्यू कॉल आएगा, तो तब तक आपके शायद इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाए, ऐसा कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो और भी कोई अगर कमेंट होते हैं आपकी RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को लेकर या फिर CSIR नेट जून 2024 को लेकर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और ये जरूर बताना कि आपका अकॉर्डिंग पार्ट बी और पार्ट सी में से कौन सा पोर्शन टफ आया था, कौन सा पोर्शन ईजी आया था, और आपके अकॉर्डिंग आपने कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, इस तरीके से, ठीक है। तो और भी कोई डाउट हो तो बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।